बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, ये इंटरनेशनल ख़बरें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ डेवलपमेंट हुई हैं अमेरिका में और मशरिक़ वस्ता में भी, तुर्की में भी और यूक्रेन में ख़ास तौर पे। मैं आपको कुछ नक्शे आज दिखाऊंगा इस वीलॉग में, जिससे आपको ये सारा मामला समझने में मदद मिलेगी। लेकिन सबसे पहले चाइना ने एक तारीख़ रकम कर दी है, यानी उन्होंने जो किया है अनबिलीवेबल। ज़बरदस्त किस्म की उनकी इफ्तिताई तकरीब थी विंटर ओलंपिक्स की। जिस तरह उन्होंने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है, दुनिया दंग रह गई है। उन्होंने साबित किया कि वो हर लिहाज से अपने आप को सुपर पावर कहलाने के काबिल हैं और आने वाले वक्त में वो इस मुकाम पर बैठ जाएंगे। ये ताज उनके सर पर रखा जाएगा। आज नहीं तो कल वो अपने आप को साबित कर देंगे। जिस किस्म की ये तकरीब थी विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग और जिस किस्म के इंतजाम किए गए थे, वहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी अपने मुंह से वो उनका जुमला मशहूर हो गया कि इनका और ही लेवल है। तो एग्जैक्टली उनका और ही लेवल है। इस पूरे खित्ते में कोई मुल्क ऐसा नहीं कर सकता। हत्ता कि बहुत सारे यूरोपीय ममालिक में ये विंटर ओलंपिक्स हुई है, लेकिन इस तरह के इंतजामात, ऐसी इफ्तिताई तकरीब और इस किस्म का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इससे पहले नहीं देखा गया। चाइना ने शानदार कारनामा किया है और दुनिया को दिखाया है कि वो क्या कर सकते हैं। वैसे वहाँ पे जो शोर मचा जिन दस्तों के आने पर, मैंने ये नोट किया वीडियो देखते हुए, मुख्तलिफ ममालिक के दस्ते आ रहे थे खिलाड़ियों के और उनको जो है वो वेलकम किया जा रहा था। अमेरिकन जब आए तो उनके लिए शोर मचा था, क्योंकि अमेरिकन का वफ्द भी बहुत बड़ा था और अमेरिकन के हवाले से चीन में कुछ जज्बात भी और तरह के हैं। तो लोगों ने कुछ आवाज़ जो है वो पैदा हुई थी। अमेरिकन भी चाइना के अंदर बहुत बड़ी तादाद में कारोबार करते हैं। फिर एक दो और मुल्क हैं ऐसे। रशिया के आने पर बड़ी खुशी मनाई चाइनीज़ ने। इंडिया की जब टीम आई तो बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा था। लेकिन मैंने हैरतअंगेज़ तौर पर महसूस किया, पाकिस्तान का एक ही खिलाड़ी था और उसके साथ 4 ऑफिशियल्स थे, लेकिन बड़ा शानदार वेलकम हुआ और बड़ी आवाज़ पैदा हुई स्टेडियम में जब पाकिस्तान की टीम वहाँ पे आ रही थी। तो चाइनीज़, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी मौजूद भी हैं और स्टेडियम में भी हो सकते हैं, लेकिन चाइनीज़ वैसे ही पाकिस्तान को एक दोस्त मुल्क के तौर पे देखते हैं और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। फिर उन्होंने हांगकांग की जब टीम आई तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत चीयर किया, बड़ी खुशी मनाई चाइनीज़ ने। हांगकांग को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बहरहाल सऊदी अरब का दस्ता भी था और बाकी बहुत सारे मुल्कों के भी थे। इमरान खान साहब ने जो अचीवमेंट है वो आपके सामने रखता हूँ, फिर जाते हैं बड़ी खबरों की तरफ। चीनियों ने एतमाद का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म के चीनी फर्मों के साथ मुआहदे, बहुत बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी, ये दावा किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जुमे को बड़ी चीनी कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात की, जिससे मुल्क में अरबों डॉलर की चीनी सरमायाकारी की राह हमवार हुई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की जानिब से हुकूमती ताउन की बुनियाद पर एक पाक चाइना एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सेंटर कायम किया जाएगा। यानी पाकिस्तान में एग्रीकल्चर तो है, किसान मेहनत भी करते हैं, वसाइल भी मौजूद हैं, ज़मीन भी अच्छी है, मौसम भी अच्छा है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, जिद्दत नहीं है, रिसर्च नहीं है। तो अगर चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान रिसर्च करेगा, देखिए अब ज़रूरत इन चीज़ों में काम करने की है। JF-17 थंडर में हमने काम किया, हमने वो चीज़ बना ली है जो दुनिया बनाने के ख्वाब देखती है। बहुत सारे मुल्क नहीं बना पाते, बड़े तगड़े मुल्क। लेकिन हमें जाना है ज़राअत की तरफ, जाना है इंडस्ट्री की तरफ। इकॉनमी बेहतर होगी जिस मुल्क की, वो उतना ही ताकतवर होगा और दुनिया में उसका उतना ही मुकाम होगा। तो ये अब एक मैकेनिज़्म उसका तश्कील दिया जाएगा। ये इदारा मुख्तलिफ फसलों की पैदावार और बीज के मेयार को बेहतर बनाने के लिए ज़रई जो है वो इस्लाहात पाकिस्तान के अंदर और रिसर्च उसके ऊपर काम करेगा। कंपनी ने रीजनरेशन टर्मिनल के साथ साहिल पर LNG स्टोरेज की सहूलत कायम करने में भी दिलचस्पी जाहिर की है। मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ शोबों के अंदर काम करेंगी। बहुत सारी कंपनियों ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया है और मुख्तलिफ मनसूबों से हज़ारों लाखों मुलाजमतें पाकिस्तान में पैदा हो सकती हैं। फर्टिलाइज़र के शोबे के अंदर जो है वो लोग काम करना चाह रहे हैं, एनर्जी के शोबे के अंदर काम करना चाह रहे हैं, गैस और पेट्रोलियम के शोबे के अंदर काम करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, मवासलात के शोबे के अंदर काम करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, टेक्नोलॉजीज़ और IT के शोबे के अंदर काम करना चाह रही हैं कंपनियां पाकिस्तान में। तो बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान काम करने के लिए। तो ये एक बड़ी अच्छी इमरान खान साहब का इनिशिएटिव है। अब आ जाए उस बड़ी खबर की तरफ
जो अमेरिका से आई। सबसे पहले तो ये है कि सदर जो बाइडन की मकबूलियत तेज़ी से कम हो रही है अमेरिका में। एक तरफ देखें, जो चाइना और रशिया की क़यादत है उनकी मकबूलियत बढ़ रही है। चाइना और रशिया की क़यादत की मकबूलियत बढ़ रही है। अमेरिकन जो इस वक्त क़यादत है उनकी मकबूलियत कम हो रही है। हालिया सर्वे के मुताबिक लोगों की बड़ी तादाद ने सदर जो बाइडन की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दिया है और अमरीकी सदर की मकबूलियत में जो कमी का ग्राफ है वो कम तरीन सतह पर पहुंच गया है। यानी अगर अब इलेक्शन होते हैं तो अमरीकी सदर इलेक्शन जो बाइडन नहीं जीत पाएंगे, ये सर्वेज ये बता रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो हालात को संभाल लेंगे, लेकिन ज़्यादा लोगों का ये कहना है कि जो बाइडन अब हालात को संभालने के काबिल नहीं रहे। लेकिन ऐसे में जो बाइडन ने एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है। जो बाइडन ने कहा है, देखिए अमेरिका में जब भी हुकूमत गैर मकबूल होती है तो अमेरिका को किसी जंग में ले जाती है, रूस के खिलाफ, चीन के खिलाफ किसी न किसी महाज पे ले जाकर खड़ा कर देती है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप था वो लड़ाका नहीं था, नूरा कुश्ती का मास्टर था, WWF में रहा सारी ज़िंदगी, मीडिया में भी काम किया। वो लड़ाका नहीं था, इसलिए वो चीन से लड़ने की कोशिश करता था। उसको पता था वहाँ प्रैक्टिकली लड़ाई होगी नहीं, चीन कभी भी मुड़कर लड़ाई नहीं करेगा, चीन झगड़ा नहीं करेगा, तो अमेरिका धमकी देता रहेगा, चीन देता रहेगा, टाइम गुजर जाएगा। लेकिन जो बाइडन जो है वो रशिया की तरफ ज़्यादा रुख कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो प्रैक्टिकली एक जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जो बाइडन ने कहा, या अमेरिका ने ये स्टेटमेंट दिया है, अमेरिकन ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और पेंटागन में जो वजारत दिफा है उन्होंने भी ये कहा है कि अमेरिका के पास ऐसी खुफिया मालूमात पहुंच गई हैं जिनसे पता चलता है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने का बहाना बना रहा है। रूस ने यूक्रेन के साथ अपनी सरहदों पर बहुत बड़ी तादाद में फौजियों को जमा कर लिया है। पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने सहाफ़ियों को यह भी बताया कि अमेरिका के पास ऐसे शवाहिद पहुंच गए हैं, ऐसे दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पे ये फैसला कर लिया गया है, या इस नतीजे पे अमेरिकन पहुंचे हैं कि रूस एक जाली फिल्म बनाएगा और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ऐसा शो करेगा जिसमें यह बताया जाएगा कि रूस के ऊपर यूक्रेन की जानिब से जारहियत की गई है और उसके बाद एक बहुत बड़े पैमाने पर हमले का आगाज़ हो जाएगा। अब अगर यूक्रेन के ऊपर रशिया हमला करता है तो यूरोप को गैस की सप्लाई कुछ हद तक मुतासर हो जाएगी। पहले तो आप ये नक्शा देखें, एक इस नक्शे में आपको नज़र आ रहा है कि यूक्रेन को हर तरफ से घेरा गया है। अभी एक नई वीडियो जारी की गई है रूस के वज़ीर दिफा की जानिब से, वजारत दिफा ने, रशियन वजारत दिफा ने जारी की है कि बेलारूस और रूस ये दोनों मिलकर जंगी मशकें कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर। इन जंगी मशकों में फाइटर जेट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, इन जंगी मशकों में हेलीकॉप्टर्स जो गनशिप है उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, इन जंगी मशकों में तोपखाने का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। और ये ऐसी जंगी मशकें हैं जो लाइव फायर कर रही हैं और आने वाले वक्त में मुस्तकबिल करीब में ऐसा लगता है कि ये फौजें मिलकर लड़ाई करने जा रही हैं। तो यूक्रेन का अगर आप मैप देखें तो इसके आसपास जितने मुल्क हैं, सिर्फ जो यूरोप वाली साइड है वो महफूज है, यानी रोमानिया वाली साइड महफूज है, कुछ और जो दीगर एरियाज़ हैं वहाँ से ये महफूज है, लेकिन ज़्यादातर एरियाज़ उसके महफूज नहीं हैं। यानी ऊपर की जानिब बेलारूस है, वहाँ पे रूस के फ़ौजी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, बेलारूस खुद रूस का साथ दे रहा है, तो यहाँ से वो यूक्रेन के ऊपर अटैक करके उसको एंगेज कर सकते हैं। दूसरी जानिब अगर आप जाएँ तो नीचे क्रीमिया है, उस पर वैसे ही रूस ने कब्ज़ा कर लिया है और वहाँ बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने अपनी फ़ौज रखी हुई है, तो वहाँ से भी वो हमला कर सकते हैं और पानी के रस्तों से भी वो यूक्रेन के लिए मुसीबत पैदा करेंगे। और दो एरियाज़ ऐसे हैं जो रूस और यूक्रेन के दरमियान में हैं। अब ये तकरीबन खुद मुख्तार हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे यूक्रेन वाले तो कहते हैं ये बागी हैं, लेकिन रशियंस कहते हैं ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है यूक्रेन से। ये डोनेट्स्क एक एरिया है और दूसरा लहानस्क, इन्होंने अपनी अपनी हुकूमतों का ऐलान भी कर दिया है। ये कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है यूक्रेन के साथ, और ये रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ इन्होंने सफबंदी कर ली है। यहाँ पे भी रशियंस बहुत बड़ी तादाद में अपनी फ़ौज लेकर आ गए हैं और यहाँ उनको एक बहुत बड़ी सपोर्ट मौजूद है रूस और यूक्रेन की सरहद पर उन लोगों की जो लोग यूक्रेन के खिलाफ महाज खोल चुके हैं। तो इस नक्शे से आपको ये आइडिया हो गया है
कि यूक्रेन को 3 तरफ से घेरा पड़ा हुआ है। अब सिर्फ उसका एक साइड है जो कुछ हद तक महफूज है। इसमें हंगरी, रोमानिया और पोलैंड, ये वो ममालिक हैं जिस साइड से यूक्रेन कुछ हद तक महफूज है। बाकी तमाम एरिया से बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है रूस ने यूक्रेन के लिए। अब अमेरिकन ने अपनी फ़ौजें भिजवाई हैं यूरोप में, और वो रोमानिया में भी और पोलैंड में भी अपनी फ़ौज भेजना चाहते हैं, और बड़ी तादाद में जो इधर वाली साइड है यूक्रेन की जो महफूज है वहाँ पे वो अपनी फ़ौज इकट्ठी कर रहे हैं और नेटो के फ़ौजियों को वहाँ पे भेजना है। जबकि रशिया अकेले ने जितनी फ़ौज इकट्ठी की है उतनी फ़ौज यूक्रेन और नेटो की मिलाकर भी नहीं है जितनी बड़ी तादाद में रशिया ने किया है। नेटो का जो दूसरा सबसे बड़ा फौजी इत्तेहादी है वो तुर्की है, यानी अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा फौजी नेटो के इत्तेहाद के अंदर तुर्की के हैं। तुर्की जो है वो रशिया के खिलाफ कोई लड़ाई ऐसी नहीं लड़ेगा, हालांकि तुर्की के मफादात और हैं, लेकिन तुर्की रशिया के खिलाफ किसी बड़ी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेगा। इस तरह नेटो में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो रशिया से लड़ने से कतराएंगे। तो रशिया का पलड़ा इस वक्त चंद चीज़ों में भारी है और चंद चीज़ों में उसको ब्लैकमेल किया जा सकता है। यहाँ पे एक रिपोर्ट है जो अल जज़ीरा ने छापी है और बड़ी डिटेल रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट नक्शों की मदद से कुछ चीज़ें बता रही है। ये बताती है कि रशिया ने एक तरफ से जो एरियाज मैंने आपको बताए हैं कि बेलारूस की तरफ से, क्रीमिया की तरफ से, और ये जो 2 एरियाज हैं दोनेत्स्क और लुहानस्क, इनकी तरफ से बहुत बड़ा घेरा डाला हुआ है यूक्रेन को रशिया ने। लेकिन 2 मैप और हैं जो कुछ और बता रहे हैं। एक मैप ये बताता है कि 1990 में रशिया कितना बड़ा था और किस तरीके से क्रीमिया जो है वो और यूक्रेन, ये पूरा इलाका, हत्ता कि बेलारूस भी, ये रूस का हिस्सा हुआ करते थे। बाकी इलाके आज रूस के कंट्रोल में हैं और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो अब रशिया के कंट्रोल में नहीं हैं। लेकिन यूक्रेन को लेकर रूस बड़ा हमेशा से हसास रहा है। और अब जब 1990 के बाद, यानी 1990 से पहले तक ये सारे इलाके रूस के थे, उसके बाद यहाँ पे कुछ 15 के करीब नए मुल्क बन गए हैं, और उन नए मुल्कों में से 5वें नंबर पे एक मुल्क है यूक्रेन। और रशिया अब इसके ऊपर अपना कंट्रोल चाहता है, या यहाँ पे ऐसी हुकूमत चाहता है जो रूस के ज़ेरे तसल्लुत हो। आसपास जितने मुल्क बने हैं रशिया के, या सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जितने मुल्क बने हैं, ज़्यादातर मुल्क रूस के पॉलिसी के मुताबिक चलते हैं। रूस के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, वहाँ की हुकूमतें रूस को फैसिलिटेट करती हैं, तो रूस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूक्रेन जो है वो एक ऐसा मुल्क बना है जो मगरब और यूरोप के तसल्लुत में चला गया है और उनका झुकाव उस तरफ हो गया है, और वहाँ की हुकूमत जो है वो यूरोप के साथ मिलकर सोच रही है। रूस के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है, इसलिए ये लड़ाई हो रही है। अब एक और नक्शे में आपको दिखाता हूँ कि ये पाइपलाइंस हैं जो रूस से निकलती हैं, गैस पाइपलाइंस। ये पूरे यूरोप को गैस देता है रशिया। ये गैस पाइपलाइन कहाँ से गुजरती है और कैसे जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो गैस लाइन का जो बड़ा हिस्सा है वो बेलारूस से गुजरता है। जो रशिया से गैस आती है उसका जो ज़्यादातर गैस की पाइपलाइंस हैं वो बेलारूस से गुजरती हैं। इनमें से कुछ जो हैं वो यहाँ से स्वीडन की तरफ जाती हैं, समंदर के अंदर जाती हैं, और वहाँ से जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उस तरफ ये गैस की फराहमी करते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, उस तरफ को गैस जाती है। जबकि बेलारूस से ही गुजरते हुए गैस जो है वो जर्मनी में भी जाती है, यानी पहले रशिया से बेलारूस में दाखिल होती है, वहाँ से पोलैंड में दाखिल होती है, और पोलैंड से ये गैस जो है वो जर्मनी चली जाती है, और फिर आगे यूरोप को सप्लाई हो जाती है इस गैस की। इसी तरह एक और गैस पाइपलाइन है जो रशिया से तो दाखिल होती है बेलारूस में, लेकिन बेलारूस से आगे जाके वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक हिस्सा जो है वो पोलैंड में चला जाता है और वो भी यूरोप की तरफ सप्लाई आगे बढ़ जाती है, और दूसरा हिस्सा यूक्रेन में दाखिल हो जाता है। ये वाली गैस पाइपलाइन जो है वो फौरी तौर पे बंद हो जाएगी, और इसकी वजह से चेक रिपब्लिक को, हंगरी को, स्लोवाकिया को, और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं उनको गैस की सप्लाई, रोमानिया को भी इवन, वो बंद हो जाएगी। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगा मशरकी यूरोप के कुछ ममालिक में कि उनको गैस की सप्लाई मुकम्मल तौर पे जो रूस से आ रही है वो बंद हो जाएगी। लेकिन जुज़वी सप्लाई जो यूरोप का दूसरा हिस्सा है जहाँ बड़े ममालिक हैं यूरोप के,
उनको जुज़वी तौर पे सप्लाई जारी रहेगी, लेकिन गैस की कीमतें आलमी मंडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब इस मौके से तुर्की भी फ़ायदा उठाना चाहता है। तुर्की ने क्यों बुलवाया इस्राएली सदर को अपने मुल्क में, ये एक बड़ी अहम चीज़ है। तुर्की इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहता है। उसको ये पता है कि आने वाले चंद महीनों में गैस का बहुत बड़ा बहरान पैदा होने वाला है। तुर्की साइप्रस में भी बैठा है, साइप्रस का एक बहुत बड़ा हिस्सा तुर्की के पास है, और नीचे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ गैस की फील्ड्स हैं जो इसराइल के कंट्रोल में हैं, और वो इसराइल के इलाके हैं बकौल उनके। हमें तो लगता है कि वो फ़लस्तीनियों के इलाके होने चाहिए थे, लेकिन वो इसराइलियों के पास हैं। वहाँ पे उन्होंने दुनिया की बहुत बड़े ज़खायर के ऊपर गैस की फील्ड्स बनाई हुई हैं, जिनमें एक बड़ी फील्ड का नाम है लेवाइथन और दूसरी का नाम है तमर। यहाँ से वो गैस निकालते हैं और यूनान के ज़रिए से महदूद सप्लाई करते हैं यूरोप को। तुर्की क्योंकि एक बड़ा मुल्क है और उसके पास वसाइल भी ज़्यादा है, तो तुर्की ने ये ऑफ़र किया है इसराइल को कि आप हमारे मुल्क में आ जाएं दौरे के लिए अपने सदर को लेकर, हम आपके साथ मुआहदा करते हैं, हम साइप्रस में आपको फैसिलिटीज़ भी देते हैं, तुर्की में भी आपको फैसिलिटीज़ देते हैं, आपको छोटे और बेहतरीन रास्ते फराहम करते हैं, और अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट भी आपके साथ मिलकर करते हैं, और हम यूरोप को गैस की सप्लाई को बढ़ा देते हैं इसराइल की जानिब से। यानी तुर्की अब ये सोच रहा है कि अगर रशिया का एक फड्डा हो रहा है नेटो के साथ और उसकी गैस की सप्लाई यूरोप को कम हो रही है, तो यूरोप महंगे दामों बहुत ज़्यादा गैस ख़रीदने की पोजीशन में आ जाएगा और वहाँ गैस का एक बहरान पैदा होगा, उनकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए यूरोप को बहुत बड़े पैमाने पर गैस चाहिए होगी और वो महंगी गैस खरीदने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ऐसे में अगर तुर्की और इसराइल मिलकर गैस की सप्लाई शुरू करते हैं, जो इसराइल अकेला नहीं कर सकता, और तुर्की अपने ज़मीनी और समुद्री रास्ते देता है और इसके अलावा फैसिलिटीज़ देता है, तो फिर यूरोप को बड़े पैमाने पर गैस मिल जाएगी और तुर्की बहुत सारे पैसे इसमें कमा सकता है। बल्कि जितनी चीज़ें वो बनाएगा, जितनी इन्वेस्टमेंट वो करेगा, वो सारी उसकी पूरी हो सकती है और वो मुनाफे में जाएगा। तो ये अब तक की सूरत हाल मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।